नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हल्द्वानी के हालात पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको हम बताएंगे कि आज सुबह से लेकर शाम तक क्या वहां पर स्थिति बनी रही, रेलवे ने क्या कुछ किया, जिला प्रशासन ने क्या कुछ किया, साथ ही साथ हमारे जो सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद थे उन्होंने वहां के तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम वहां के नेताओं से बातचीत की। साथ ही साथ वहां पर जो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचा, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या कुछ निकलकर कुल मिलाकर सामने आया आज की डेट में, जो हल्द्वानी का अपडेट है आज तक का, वो आपको हम आज का उत्तराखंड में आज बताएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मैटर है थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं कई दशकों से रह रहे हैं और इन लोगों का ये कहना है कि ये रेलवे की भूमि नहीं है, लेकिन यहाँ पर हल्द्वानी रेलवे का ये कहना है कि ये जो है भूमि है रेलवे की है और ये करीब 50,000 लोग यहाँ पर सालों से अतिक्रमण करके रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन लोगों का ये कहना है कि फैसला एक तरफा है, वो फैसले को नहीं मानते हैं, फैसला गलत है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है ये याचिका गई हुई है, कई लोगों ने याचिका यहाँ पर दी है। ऐसे में 5 जनवरी यानी कि कल का सबको इंतजार है कि कल क्या कुछ होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है 5 जनवरी को इस मामले में फैसला देगा कि वहां पर ये इंक्रोचमेंट है, ये हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। यहाँ पर ओवैसी का जो बयान सामने आया, उन्होंने भी बताया कि वहाँ पे जिस तरह से जो स्कूल हैं, जो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल हैं, ये राज्य सरकार के हैं, राज्य सरकार ने बनाए हैं। तो क्या इसमें राज्य सरकार भी पार्टी है, क्या इसमें राज्य सरकार की भी जवाबदेही तय होती है? यहाँ पर एक व्यक्ति का, वहाँ का जो स्थानीय है, उसका जो बाइट है यानी कि जो स्टेटमेंट है वो आपको हम सुनाते हैं, उसके बाद हम वापस आपसे बात करते हैं। हमारा यहाँ का 100 साल पुराना इतिहास है, हमारे दादा परदादा सब यहीं रहते थे, तो हम भी यहीं रह रहे हैं। और ये रेलवे की ज़मीन नहीं है, ये इसमें तो आप राज्य सरकार की ज़मीन है। ये निजूल पे पट्टे हुए हैं, कस्टोडियन की प्रॉपर्टियाँ हैं। यहाँ पे जो शत्रु संपत्ति थी, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के टाइम पर, गवर्नमेंट ने उस संपत्ति का भी यहाँ पे जो ऑक्शन किया था, लोगों के उसके पास कागज भी हैं। हमारा मकान भी यहीं इसी लाइन में है। आगे लोगों ने जो है सबके सब पक्के कागज हैं और रेलवे में इसका मुकदमा चल रहा था, अभी विचाराधीन है। अभी हमारी तारीखें पड़ी हुई हैं फरवरी की, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है एक तरफा सुनवाई करते हुए हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया और एक तरफा सुनवाई करते हुए इस पर फैसला दे दिया। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से ये शख्स यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो भूमि है ये नज़ुल की भूमि है, ये राज्य सरकार की भूमि है, यहाँ पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो ये यहाँ पर जो ज़मीन थी इसका जो है ऑक्शन हुआ था। नज़ुल की भूमि मतलब जहाँ पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता है और उसे जो है राज्य सरकार अपने अधीन कर लेती है। फिर राज्य सरकार ने इस भूमि का ऑक्शन किया था और ये भी लोग बता रहे हैं कि उनके पास इसके कागजात हैं और मतलब सारे प्रूफ देने को वो लोग तैयार हैं। तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर ये रेलवे की भूमि है तो यहाँ पर ये लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, और अगर ये रेलवे की भूमि नहीं है तो हाई कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला क्यों दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना, तो उन्होंने यही कहा है कि न्यायालय पर भरोसा रखिए, कल कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो आज एक पूरा डेलीगेशन वहाँ पर गया और डेलीगेशन का यही कहना था कि इन लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था किए बगैर ये इस तरह की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। और कोर्ट में भी जो याचिका गई है उसमें भी यही एक पॉइंट है कि पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 52,000 लोगों को अपने घरों से उजाड़ दिया जाए, नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। हमने उनके दुख दर्द में उनसे बात करी है, हमने यहाँ आंसुओं का सैलाब देखा है, हमने बुजुर्गों की सिसकियां सुनी है जो हमारे दिल पे पार हो गई। ऐसी त्रासदी शायद हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा ये डिमांड है कि जिस तरह से दिल्ली में कॉलोनीज को रेगुलराइज करा गया है, लाखों लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया, इन बेचारों का क्या कसूर है, इन्हें रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा सकता? इनसे और कोई इनको लीज पे क्यों नहीं दिया जा सकता? और सबसे पहला सवाल ये है कि रेलवे ने अपना हक कैसे जताया? उनके पास क्या सर्टिफिकेट है? ये जमीन रेलवे ने किस किसान से ली थी या किस नवाब से ली थी? ये तो 150 साल से यहाँ बसे में। क्या रेलवे जो कह देगा वो मान लिया जाएगा? हमें सुप्रीम कोर्ट से
पूरे इंसाफ की उम्मीद है। अब यहाँ पर तमाम जो एसपी के डेलीगेशन है उनका और क्या कुछ कहना है, आपको बता दें कि अब वो लोग इस पूरे केस को लीगल एड भी देंगे, यानी कि लोगों की पूरी सहायता करने को तैयार है। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसी तरह से वो भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को छत देनी चाहिए। अखिलेश यादव का बयान भी कल सामने आता है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, चाहे वो सुमित हृदयेश का बयान हो या कि लोकल लीडर्स का बयान हो, कहीं ना कहीं सभी इन सभी लोगों के सपोर्ट में उतर आए हैं मैदान में। अब चलिए हम आपको ग्राउंड से दिखाते हैं कि आज की जो स्थिति है वहां पर वो कैसी है। वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज पहुंच चुके हैं। अमित, आप वहां पर मौजूद हैं, थोड़ा सा बताएं कि वहां पर जो अभी की फिलहाल सिचुएशन है वो किस तरह की बनी हुई है, क्या लोग डरे हैं या फिर सहमे हैं, किस तरह के माहौल है? तो काफी हलचल है हल्द्वानी के ये बनभूलपुरा इलाका है, बनभूलपुरा इलाका, जहां पे 5 लगभग बसावटे हैं, अलग अलग मोहल्ला है। गफूर बस्ती उसमें से एक मोहल्ला है, इंदिरा नगर दूसरा मोहल्ला, आजाद नगर तीसरा मोहल्ला, इस तरह से 5 मोहल्ले हैं, बसावट है। और तकरीबन ये माना जा रहा है कि 50,000 लोगों पे हाईकोर्ट के इस निर्णय का असर पड़ने वाला है। और अगर वर्तमान की स्थिति की हम बात करें तो देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी का 10 मेंबर का एक डेलीगेशन यहां हल्द्वानी आया। बनभूलपुरा जहां मैं खड़ा हूं, इसी पूरे स्ट्रेच में समाजवादी पार्टी के नेता एक तरह से सर्वे कर रहे थे। लगभग 1.5-2 घंटे तक एसटी हसन जो सांसद हैं वो खुद इस पूरे इलाके में घूमे हैं, आम लोगों से बातचीत हुई है, नारेबाजी भी हुई है उस दौरान। और कुल मिला के लोगों के अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग है, गुस्सा है, डर है कि आखिरकार क्या होने वाला है, और उसके साथ साथ एक उम्मीद है। उम्मीद इस वजह से है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेके एक हियरिंग होने वाली है, याचिका दायर की गई है। और एसटी हसन ने, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने हमसे बात करते हुए इस बात को कंफर्म किया कि जो समाजवादी पार्टी के लोकल नेता है यहाँ पे अब्दुल मतीन सिद्दीकी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े वकीलों को एक तरह से लाइनअप किया है इस पूरे मामले को आर्ग्यू करने के लिए। उन लोगों के लिए जो आप ये भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, इकट्ठा हुए जो लोग हैं, ये सब बनभूलपुरा के रहने वाले स्थानीय लोग हैं जिनको नोटिस मिला है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपना यहाँ का जो इंक्रोचमेंट है उसको हटा दे, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। और इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 जी वही अमित, दूसरा सवाल यही रहेगा कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं, अगर हम उनसे जानना चाहें कि अगर मान लीजिए कल सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या करेंगे लोग? बिल्कुल, हमारे साथ इनफैक्ट शराफत खान है, एक पिटिशनर है इस पूरे मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग होने वाली है, उनसे भी बात करते हैं और बाकी लोगों से भी हम लोग जल्दी जल्दी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। शराफत जी, आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाए कि आपका जो सेंट्रल आर्गुमेंट है, सेंट्रल डिफेंस है, जो सुप्रीम कोर्ट में कल आप दलील देने वाले हैं, वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम शुरू से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि हम रेलवे की जमीन में नहीं रहते हैं। यहाँ के जितने भी लोगों को ऑक्युपाइड कहा जा रहा है, इनक्रोचर कहा जा रहा है, उनके पास दस्तावेज हैं। दूसरी चीज, वो नगर निगम की सीमा के अंदर रहते हैं और राज्य सरकार की जमीन के अंदर रहते हैं। हमारा शुरू से इसी बात को डिफेंड करते चले आ रहे हैं और उसके लिए हमारे पास वाजिब जरूरियात के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और रेलवे ने अपने कहीं दस्तावेज इस तरीके के पेश नहीं किए हैं कि वो ये कह सके कि ये इंक्रोचमेंट है। आप कल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाके अपने दस्तावेज दिखाएंगे इस ऑर्डर के खिलाफ? बिल्कुल दिखाएंगे। और किस तरह के दस्तावेज वजह यह है कि हम नुजूल की जमीन में हैं, ये हम साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। रेलवे की जमीन ये नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। और ये हम माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में हम रखने जा रहे हैं और वहां से हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ की 50,000 जो जनता है उनके लिए हम न्याय दिला के रहेंगे और न्याय की अंतिम सीमा तक हम लड़ेंगे। और पूरा उम्मीद है हमें कि उच्चतम न्यायालय में इंसाफ मिलेगा हमको और मेरिट के आधार पे जो फैसला आएगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मेरिट के आधार पे जो भी फैसला आएगा उसको आप लोग मानेंगे, लेकिन इस वक्त क्या डर है आप लोगों के अंदर या उम्मीद लगा बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो आपके पक्ष का होगा? हाँ साहब, यही उम्मीद लगा।
सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो हमारे लिए सराहनीय है, सर आंखों पे है और लोग इसके लिए इंतजार में है कि उच्च न्यायालय से जो फैसला आएगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। ये बताइए कि क्या अभी, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटिमेंट काफी ज्यादा इस वक्त कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, और जिस तरह से हम लोग देखे कि जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया तो काफी नारेबाजी भी हो रही थी, तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसके साथ साथ प्रदर्शन भी हो रहा है यहाँ पे, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि मुनादी हो चुकी है, 7 दिन का टाइम है, डिमार्केशन नहीं, 7 दिन का नोटिस इशू हो चुका है, नोटिस इशू हो चुका है। और हिंदुस्तान की शायद ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी, अगर मैं कहूं कि बर्बादी होने जा रही है कि अगर 50,000 लोगों के लिए और 4,365 परिवारों की छत छीनना कोई मजाक बात नहीं होती। लोगों ने जिस तरीके से अपने खून पसीने की कमाइयों से ये मकान 100 साल, 75 साल और आजादी से पहले की नोटिस मिला जो 7 दिन का, उसको लेके आप लोग तैयारी कर रहे हैं या यथास्थिति बनी? अभी यथास्थिति है, लोगों के पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं और इस पूरे मैटर में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि रेलवे द्वारा अभी तक अपनी लैंड का डिमार्केशन नहीं किया गया है, अब से पहले भी नहीं किया गया। 29 एकड़ लैंड को खाली कराने का आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया था 2017 में जनवरी में। उन्होंने 29 एकड़ के बजाय 78 एकड़ में जाकर के अपने नोटिस सर्व किए, जो इंडिविजुअल नोटिस पीपी एक्ट के अंदर जारी करने थे। समस्या यहाँ क्रिएट हो गई है। वो 29 एकड़ लैंड जो 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खाली कराने के लिए कहा था, ना उसमें कोई स्कूल है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है। आप एसेंशियली जो गफूर बस्ती का इलाका है उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, गफूर बस्ती नाम दे दिया गया इतने बड़े इलाके को। 2.5 किलोमीटर की एक पट्टी है, लगभग 600 से 800 फीट बताई जा रही है। 2.5 किलोमीटर की पट्टी, लगभग 78 एकड़ जो जिसको कहा जा रहा है। कोई कंफ्यूजन या किसी कारण से रेलवे ने एक तो डिमार्केशन सही नहीं किया 29 एकड़ का, और 78 एकड़ में नोटिस सर्व कर दिए। आज भी उनके रिकॉर्ड्स में जैसा कि हमें पता चल रहा है 29 एकड़ ही दर्ज है, लेकिन वो 4,365 परिवार लिख रहे हैं। 29 एकड़ में 4,365 परिवारों का होना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप लोगों के फेवर में मान लीजिए, क्योंकि उम्मीद तो लगा के बैठे हैं आप लोग, इसमें कल एक हो चीज और बता दूं कि बनभुलपुरा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर 5 शुरू में बताया कि पांच बस्तियां हैं, ये बात मैंने कही जी 5 बस्तियां आई हैं। और जो मुद्दा शुरू हुआ था वो गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती के नाम से शुरू हुआ था, जिसको लेकर भी हम कोर्ट में हैं। लेकिन मैं इधर से ले लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ कि अब जो स्थिति है, देखिए 1 तारीख को नोटिस आता है, आज 4 तारीख हो गया, मुश्किल से 3 दिन का और समय है। 8 तारीख की पूरी तैयारी हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप लोग क्या अपनी जगह से हिल रहे हैं, किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मनोस्थिति क्या है? हम अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ हम 100 सालों से हैं और रेलवे ने जो जमीन बता रही है अपनी 29 एकड़, उसमें रेलवे में स्टेशन भी बना हुआ है और उसकी जमीन कारडाम से लेके लालकुआ तक है 29 एकड़ जमीन। ये नहीं सीधा गफूर बस्ती है, ढोलक बस्ती है, बनभुलपुरा में जमीन 29 एकड़ है उनकी। और कार स्टेशन से ऊपर जो जमीन जो दिखा रहे हैं अपनी, वो पश्चिम पे दिखा रहे हैं 50 फुट, फिर 3 किलोमीटर। ठीक है, मतलब आप लोग जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अमित, वहां पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके पास ये कागजात हैं कि ये जो भूमि है जहां पर उन्होंने घर बना लिए हैं उनकी है, तो और क्या कुछ कहना है लोगों का? साथ ही साथ वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कि जो वहां पे लोग हैं वो तो उनकी जमीन है? जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम बनभूलपुरा के जो भी स्थानीय लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो या किसी और पार्टी के। ये निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष है उसके नेताओं का कोई बयान, लोकल नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने भी बनभूलपुरा के जो स्थानीय लोग हैं उनके समर्थन में अपनी बात रखी है। और इनफैक्ट एक पूरी पृष्ठभूमि है, उनकी मां पहले यहाँ से विधायक रहती थी, वो भी बनभूलपुरा के स्थानीय लोगों के साथ खड़ी रही है, क्योंकि ये नया कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सालों से खिस्ती आई एक लीगल लड़ाई है। और इसमें एक और इशू है जो आप जमीन के मैटर की बात कर रहे थे, उसमें यह है कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दावा है कि अगर किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट है, मानते हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ है, वो इंक्रोचमेंट नजूल की जमीन पे, नजूल लैंड पे है, ना कि रेलवे की लैंड पे। ये आर्गुमेंट पिटिशनर्स का भी है। इसके फर्क को समझना जरूरी है कि आखिरकार इससे तस्वीर कैसे बदलती है। रेलवे को फिलहाल ऑर्डर दिया गया है कि आप इंक्रोचमेंट हटाएं। इनका तर्क है कि हमने इंक्रोचमेंट किया भी है तो वो नजूल की लैंड पे है, और उत्तराखंड में 2021 की एक पॉलिसी है, नजूल की पॉलिसी है, जिसके तहत सरकार ने यहाँ पे
एक डेडलाइन तय की थी जिसमें एप्लीकेशंस दायर करने के लिए कहा गया था कि आप अगर एनक्रोच करके लैंड पे रह रहे हैं, सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन दायर करें, एक रजिस्ट्रेशन फी है उसको पे करें और उसके बाद सरकार तय करेगी कि आपको अलॉटमेंट होगा कि नहीं। एक फिक्स पीरियड के लिए अलॉटमेंट होना था, लेकिन बनभूलपुरा के लोगों को उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। शराफत हमारे साथ अभी भी हैं, उनसे इस मसले पे भी मैं समझता हूं। ये जो आर्गुमेंट आ रहा है नजूल वाला, उसके पीछे ये सवाल भी उठ रहा है कि आप लोगों ने फायदा क्यों नहीं उठाया 2021 की पॉलिसी का। फायदा हमने ही नहीं, ये पहले नगर पालिका हुआ करती थी। नगर पालिका में 25 वार्ड थे। जो 25 वार्ड वाला एरिया है पूरा का पूरा हल्द्वानी का, हल्द्वानी जो मेन हल्द्वानी है, ये पूरी की पूरी हल्द्वानी जो है नुजूल लैंड है और सबके लिए एक सी है। सबकी माली स्थिति अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती है। ठीक, बीच बीच में बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने फ्री होल्ड वो जमीनें कुछ लोगों के लिए की, कुछ क्षेत्रों के लिए खोली, सब जगह के लिए नहीं खोली। वो धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है आपका। जी। तो वो आपको अभी तक ऑप्शन नहीं मिला। वो ऑप्शन इसलिए नहीं मिला कि कुछ चीजों में हमसे ये कह दिया गया कि आप जो है कोर्ट के अंदर हैं, कुछ चीजें सब जुडिस। वहीं अगर हम बात करें वहां के लोगों की, तो अभी फिलहाल किससे उम्मीद लगा के बैठे हैं, साथ ही साथ जो वहां पर रेलवे है और जिला प्रशासन है, किस तरह की उनकी पूरी वहां पर तैयारियां हैं अतिक्रमण या हटाने को लेकर? देखिए, उम्मीद की अगर आप बात करेंगे तो जो 50,000 लोग हैं उनकी उम्मीद कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को लेके ही है कि सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देती है कि नहीं, और इसके पीछे लीगल प्रेसिडेंट भी है। उसको भी हम लोग चर्चा समय हो तो उस पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट से है, नंबर 1। नंबर 2, रेलवे की या प्रशासन की अगर आप बात करें तो अभिषेक को मैं कहूंगा थोड़ी वो कोशिश करके आपको लैंडस्केप दिखाएं, अगर संभव होगा उनके लिए। वो तैयारी इस लिहाज से हो रही है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार पुलिस यहां पे इस इलाके में आपको गश्त करते हुए दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इसी वजह से पुलिस लगातार यहां पे गश्त करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट का निर्देश है कि पैरामिलिट्री फोर्स को इसमें यूज किया जाए। इसके साथ साथ जो आसपास के जिले हैं वहां से एडिशनल पुलिस फोर्स को बुलाया जाए अगर जरूरत हो, और वो सारी तैयारियां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर चुकी है। ये हमें बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि 8 तारीख को हल्द्वानी में बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि 7 दिनों का जो नोटिस है, 1 जनवरी को नोटिस दिया गया, 7 तारीख को पूरा हो जाएगा। कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से 8वें दिन कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। तो उस लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट आपको दिखने लगेगी। रेलवे ने भी अपना सर्वे इस पूरे इलाके में कर लिया है कि कितना लैंड उनके अंडर आता है या वो क्लेम कर रहे हैं और किस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसने पूरा खाका तैयार कर लिया है कि उसको कैसे काम करना है। जी ठीक है। यहाँ पर एक और सवाल सामने आ रहा था, ये बात उठ रही थी कि मतलब बहुत वक्त हो गया है। कुछ वहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे थे कि इतना वक्त बीत चुका है, सालों दशकों बीत चुके हैं, आखिरकार अब क्यों ये एनक्रोचमेंट हटाने को लेकर प्रशासन आगे आ रहा है, इससे पहले कहाँ था? ये सवाल आम लोग ही लगातार उठा रहे हैं कि ये जो सवाल आ रहा है कि कई आप लोगों की कई पीढ़ियां यहाँ पे रही हैं, कुछ के मेरे ख्याल से दादा पिता फिर 3 जनरेशन तो मान के चल रहे हैं। तो क्या इससे पहले भी कोई नोटिस मिलता रहा आप लोगों को? आप हालांकि यंग हैं ये सवाल, लेकिन क्या ये सवाल आपके जहन में भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्यों नहीं इस पे सवाल उठा रहा था? देखिए, मेरी चौथी पीढ़ी हल्द्वानी के अंदर है। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद अयाज। मेरे परदादा हल्द्वानी के अंदर आए थे जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। 1935 का हमारे घर के पास पट्टा है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये कि मैं चौथी पीढ़ी हूँ। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब भारतवर्ष आजाद हुआ तो लोगों ने पलायन किया, और उस समय जितना आप देख रहे हैं कॉलोनियल सिस्टम है, जितना आज इंडिया डेवलप है उतना नहीं था, सब जंगल था। लोग पलायन कर करके अलग अलग क्षेत्रों में गए, उन्होंने वहां पर अपने आशियाने बनाए और लोग आज तक वहां पर रह रहे हैं। अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखें तो अभी भी वर्तमान में आपको बता सकता हूँ 60% लोग नुजूल लैंड पर रहते हैं भारत के अंदर। उनके पास पक्के कागज नहीं है, 40% के पास होगा। मैं आपको हल्द्वानी शहर का एक जो ये विवाद चल रहा है हल्द्वानी का, मैंने
मेरे एक मित्र है, उन्होंने ये मुझे भेजा है। मैं आपको चाहूंगा आपसे कि ये दिखाएं। बाद में आप बता दीजिएगा, अपनी बात रखिए। मेरी बात यह है कि एक आरटीआई लगाई थी हमारे ही क्षेत्र के आदमी ने, उनका नाम है आरिफ हुसैन पुत्र श्री सादिक हुसैन। उन्होंने उस आरटीआई के अंदर ये मालूम किया था कि पुराना वार्ड नंबर 14 होता था लाइन बनभूलपुरा के अंदर, उस पुराने वार्ड नंबर 14 में एक अस्पताल मौजूद है, सरकारी प्राथमिक उपचार केंद्र। उन्होंने जब 2017 के अंदर ये रेलवे का मामला आया था उखड़कर, तो आरटीआई लगाई और पूछा कि ये पुराना मतलब ये जो अस्पताल है और यहाँ की जो जमीन है ये सरकार के अंडर आती है या फिर रेलवे के अंडर आती है, किसके अंडर आती है? तो ये मेरे पास फोटो मौजूद है बाकायदा, मैं चाहूंगा कि आपको दिखा भी दूं। तो लोक सूचना अधिकारी ने ये जवाब दिया उन्हें कि इस पुराने वार्ड नंबर 14 जो कि पटरी से 200 मीटर की दूरी पर है, इसके अंदर ये सरकारी अस्पताल और जो फ्री होल्ड भूमि है इसको छोड़कर सब जो है राजस्व विभाग की संपत्ति पे आता है। ठीक है, इस तरह के तमाम दावे आपको बनभूलपुरा में जरूर सुनने को मिलेंगे। और उसके पीछे वजह भी है कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उसके ठीक पीछे एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ब्रांच है। उससे थोड़ा आप आगे जाएंगे तो एक और कोऑपरेटिव बैंक है उत्तराखंड का। बाएं हाथ को एक सरकारी स्कूल है जिसमें कुछ परिवार हमें ऐसे मिले जिन्होंने दावा किया कि हमारे पिता भी पढ़े थे और हम भी यहीं से पढ़ के निकले हैं। और उसी स्कूल से लेफ्ट हैंड साइड पे एक पानी का टैंक है, बहुत बड़ा सा टैंक जो सिविक बॉडी ने बनाया होगा यहाँ पे, है ना, म्युनिसिपैलिटी ने बनाया, जल निगम ने बनाया है। और इसी तरह से आपको बसावट आपको पूरा दिखेगा, जो इंस्टीट्यूशन है सरकार की इंटर स्कूल है, यहाँ पे कई सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन है। तो लोग इस तरह के दावे जरूर कर रहे हैं कि अगर इतने सालों में रेलवे ने क्लेम नहीं किया तो अचानक से ये क्लेम क्यों आया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी ग्राउंड से वहां पर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो इधर हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जो कि इस वक्त हल्द्वानी में मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पे फिलहाल माहौल बना हुआ है, लोग डर में भी हैं और साथ ही साथ एक उम्मीद भी उनके अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट से कल जो है उनके पक्ष में यहाँ पर फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट उनकी यहाँ पर सुनेगा। क्या कुछ होता है ये यहाँ पर देखना होगा। तो जो भी अपडेट कल आएगा वो आपको हम जरूर यहाँ पर देंगे और जो भी इसमें जो हलचल होगी वो भी आपको हम जरूर बताते रहेंगे। उसके लिए आप उत्तराखंड तक को देखते रहिए। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।